वेलकम स्टूडेंट्स। केमिकल काइनेटिक्स के सेकंड वीडियो में आपने अभिक्रिया की आणविकता और कोटि के बारे में पढ़ा था और उसमें ही मैंने आपको बताया था कि विभिन्न कोटि की अभिक्रियाएं होती हैं। आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया से। शून्य कोटि की अभिक्रियाओं के लिए अभिक्रिया के वेग का मान किसी भी अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक का वेग जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, ऐसी अभिक्रियाएं शून्य कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल आप देख ही रहे हैं यहाँ पे। हाइड्रोजन का एक अणु अभिक्रिया कर रहा है क्लोरीन के एक अणु के साथ और हमें उत्पाद के रूप में मिल रहा है 2 अणु हाइड्रोजन क्लोराइड के। अब इस अभिक्रिया में आप अगर देखेंगे तो देखिए, हाइड्रोजन एक गैस है और क्लोरीन भी एक गैस है और गैसों का सांद्रण निर्धारित करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हम नहीं कह सकते कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के सांद्रण में अभिक्रिया के दौरान कितना परिवर्तन होगा। तो इस अभिक्रिया का रेट या वेग हम कैसे लिखेंगे? रेट इज इक्वल टू हो जाएगा रेट कांस्टेंट, हाइड्रोजन की सांद्रता और क्लोरीन की सांद्रता। लेकिन इनकी सांद्रता को घातांक में 0 रखकर इसलिए दर्शाया गया है क्योंकि अभी मैंने आपसे कहा कि हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों ही गैसें हैं और गैसों की सांद्रता मापना जो है ये पॉसिबल नहीं होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं क्योंकि हाइड्रोजन और क्लोरीन की सांद्रता जो है वो बिल्कुल उसको जो है प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, इसलिए अल्टीमेटली रेट जो है किसके बराबर हो जाएगा? रेट कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। हम कहेंगे कि वेग जो है वेग स्थिरांक के बराबर ही हो जाएगा। ऐसी अभिक्रियाएं शून्य कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रण पर किसी भी प्रकार से निर्भर नहीं करता है। यहाँ मैंने देखिए लिखा भी है, यहाँ अभिक्रिया का वेग हाइड्रोजन तथा क्लोरीन दोनों के सांद्रणों पर निर्भर नहीं करता है, अतः यह शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके पास शून्य कोटि की अभिक्रियाओं के। तो इतना आप याद रख लीजिए कि अगर गैसें अभिक्रिया कर रही हैं तो उनका सांद्रण जो है प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है और ऐसी अभिक्रियाएं आपकी जो हैं शून्य कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इसके बाद आती हैं प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं। तो प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं वो अभिक्रियाएं होती हैं जहां पर अभिक्रिया का वेग अभिकारकों के सांद्रण के समानुपाती होता है, यानी रेट ऑफ द रिएक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, रेट ऑफ द रिएक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट जो हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, दोनों समानुपाती होते हैं। यदि अभिकारक का सांद्रण 2 गुना कर दिया जाए तो अभिक्रिया का वेग भी 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। कौन दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं? रेट ऑफ द रिएक्शन, अभिक्रिया की दर और अभिकारकों की सांद्रता, ये दोनों ही समानुपाती हैं। इसलिए अगर आप अभिक्रिया का सांद्रण 2 गुना कर देंगे तो अभिक्रिया का वेग भी 2 गुना हो जाएगा। यदि आप अभिकारक का सांद्रण 3 गुना कर देंगे तो अभिक्रिया का वेग भी 3 गुना हो जाएगा। एक एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पे एग्जाम्पल है क्लोरोइथेन का डिसोसिएशन हो रहा है, क्लोरोइथेन का विघटन हो रहा है और ये इथीन और हाइड्रोजन क्लोराइड के अणु को दे रही है। अब यहाँ पे आप देखिए अभिकारक हमारा है क्लोरोइथेन और क्लोरोइथेन जो है ये एक ही अणु लिया गया है क्लोरोइथेन का। तो रेट ऑफ द रिएक्शन हम कैसे लिखेंगे? रेट इज इक्वल टू के, यानी रेट कांस्टेंट और C2H5Cl की कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे क्योंकि अभिक्रिया का वेग
अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया का रेट C2H5Cl की क्लोरोईथेन की सांद्रता पर निर्भर करता है, सिर्फ और सिर्फ क्लोरोईथेन की सांद्रता पर निर्भर करता है, तो अभिक्रिया की कोटि आपकी जो है 1 होगी। ठीक है, इसको ही थोड़ा सेकंड एग्जाम्पल से समझ लीजिए। देखिए सेकंड एग्जाम्पल है अमोनियम नाइट्राइट का। यहाँ पे अमोनियम नाइट्राइट का डिसोसिएशन हो रहा है, और अमोनियम नाइट्राइट किस में डिसोशिएट हो रहा है? नाइट्रोजन और वाटर मॉलिक्यूल में। तो रेट ऑफ द रिएक्शन हम कैसे लिखेंगे? रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट और अमोनियम नाइट्राइट की सांद्रता। तो अमोनियम नाइट्राइट की सांद्रता जो है वो आपकी जो है कंसंट्रेशन, इसकी घातांक के रूप में हम 1 लिख सकते थे, लेकिन 1 क्योंकि लिखते नहीं है इसलिए इसको सिंपल ऐसे ही रख दिया गया है। तो ये इक्वेशन हमको बता रही है कि रेट ऑफ द रिएक्शन समानुपाती है अमोनियम नाइट्राइट की सांद्रता के, इसलिए यहाँ पे अभिक्रिया की कोटि 1 होगी। अब इनमें अगर आप देखना चाहें तो अभिक्रिया की आणविकता भी 1 है और कोटि भी 1 है। आणविकता इसलिए 1 है क्योंकि अभिक्रिया में एक ही अणु भाग ले रहा है, और कोटि इसलिए 1 है क्योंकि अभिकारक की सांद्रता और अभिक्रिया का वेग दोनों ही एक दूसरे के समानुपाती हैं। थर्ड रिएक्शन आप लोग देख लीजिए। सल्फ्यूरल क्लोराइड का ये है डिसोसिएशन, सल्फर डाइऑक्साइड और क्लोरीन में विघटन हो रहा है। तो यहाँ पे भी रेट ऑफ द रिएक्शन हम कैसे लिखेंगे? रेट इज इक्वल टू के SO2Cl2 की सांद्रता, और यहाँ क्योंकि अभिकारक का वेग और अभिक्रिया की वेग और अभिकारक के सांद्रता में समानुपाती हैं, दोनों ही एक दूसरे के समानुपाती हैं, इसलिए रेट ऑफ द रिएक्शन ऐसे लिखा जाएगा, और यहाँ पे भी अभिक्रिया की कोटि 1 होगी। फिर आती हैं द्वितीय कोटि की अभिक्रियाएं। देखिए आपने पढ़ा शून्य कोटि की अभिक्रियाएं, यानी जहां पर अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, वो शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रण के समानुपाती होता है। तो अब देखते हैं द्वितीय कोटि की अभिक्रियाएं। देखिए द्वितीय कोटि की अभिक्रियाओं के लिए रेट ऐसे लिखा जाता है, रेट इज इक्वल टू के और A की पावर 2, यानी A का सांद्रण 2। A क्या है आपका? A आपका है अभिकारक। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं कि द्वितीय कोटि की अभिक्रियाएं वो अभिक्रियाएं होती हैं जहां अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के स्क्वायर के समानुपाती होता है, वर्ग के समानुपाती होता है। ठीक है, क्या कहा मैंने? कि अभिक्रिया का वेग जो है अभिकारक के वर्ग के समानुपाती होता है, अभिकारक के सांद्रण के वर्ग के समानुपाती होता है, स्क्वायर के समानुपाती होता है। देखिए इस प्रकार की अभिक्रिया के लिए वेग का मान A के सांद्रण के वर्ग पर निर्भर करता है। ठीक है, अभिकारक के सांद्रण का जितना भी स्क्वायर है उस पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। A के सांद्रण का मान जब 2 गुना किया जाता है, यानी अगर हम अभिकारक का सांद्रण दुगना कर देंगे तो अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो जाता है। उसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 2 का वर्ग 4, और अगर आपका जो है अभिकारक का सांद्रण आपने 3 गुना किया है तो अभिक्रिया का वेग 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा द्वितीय कोटि की अभिक्रियाओं में होता है। एग्जाम्पल से यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए, उदाहरण दिया है मैंने। देखिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का उदाहरण है ये। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है डिसोशिएट हो रहा है और नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन में बदल रहा है। तो यहाँ पे रेट को हम कैसे लिखेंगे? देखिए रेट इज इक्वल टू लिखेंगे रेट कांस्टेंट और NO2 की सांद्रता स्क्वायर में, NO2 की सांद्रता और पावर पे 2 लगा देंगे। 2 हमने क्यों लगाया है? क्योंकि देखिए एक तो आपने NO2 के कितने मॉलिक्यूल्स लिए हैं? NO2 के आपने 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं, तो
ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। कोटि के बारे में जब हमने पढ़ा था, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के बारे में जब हमने पढ़ा था, तो मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, अभिकारक की जो सांद्रता है उसको घातांक के रूप में भी व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स हैं इसलिए हम इसको कहाँ लगा देंगे, घात पे लगा देंगे। तो ये हमको बताता है कि अगर अभिकारक का सांद्रण हम दुगना करेंगे तो अभिक्रिया का वेग जो है 4 गुना हो जाएगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा, उसका जस्ट डबल हो जाएगा। तो अभिक्रिया की कोटि यहाँ पर कितनी है, 2 है। या आप इससे भी निर्धारित कर सकते हैं, ये जो पावर लगी है ये पावर ही हमको बताती है कि अभिक्रिया की कोटि कितनी है। सेम एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन और आयोडीन का है। हाइड्रोजन और आयोडीन के एक एक मॉलिक्यूल आपस में जुड़े और उन्होंने हाइड्रोजन आयोडाइड के 2 मॉलिक्यूल्स बनाए। तो रेट ऑफ द रिएक्शन लिखेंगे हम, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, हाइड्रोजन की सांद्रता और आयोडीन की सांद्रता। अब आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे 2 अणु आपने लिए हैं, हाइड्रोजन लिया है और आयोडीन लिया है, 2 अणु लिए हैं। ठीक है, तो 2 अणु लिए हैं तो अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी, 2 होगी, क्योंकि अगर हम इसकी पावर काउंट करें तो इसकी पावर भी 1 है और इसकी पावर भी 1 है। ठीक है, और पावर क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, यानी ये क्या हो जाएंगी, 1 + 1, इसको हम लिखेंगे 2। तो अभिक्रिया की कोटि यहाँ पे 2 है। थर्ड एग्जाम्पल देख लीजिए, NO + O3। ठीक है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और O3 का ये कॉम्बिनेशन है, यानी ओजोन के साथ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन है। तो आप देखेंगे उत्पाद आपका जो भी बन रहा हो, हम अभिकारक की तरफ जाते हैं तो रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की सांद्रता और ओजोन की सांद्रता। यहाँ पे आप देखिए इसकी पावर भी 1 है और इसकी पावर भी 1 है, और 1 + 1 कितना हो जाता है, 2। तो अभिक्रिया की कोटि कितनी हो जाएगी, 2। तो इतने एग्जाम्पल से आप एक चीज तो समझ ही गए होंगे कि जो भी चीज हम यहाँ पावर में इंडिकेट कर रहे हैं वो ही हमारी अभिक्रिया की कोटि के बारे में बता रही है। द्वितीय कोटि की अभिक्रियाओं के बाद तृतीय कोटि की अभिक्रियाओं के बारे में देखते हैं। देखिए, जैसे द्वितीय कोटि की अभिक्रियाओं में अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रण के वर्ग पर निर्भर करता था, उसी तरह से तृतीय कोटि की अभिक्रियाओं में अभिक्रिया का वेग अभिकारकों के सांद्रण के घन पर निर्भर करता है। घन का मतलब होता है पावर में 3 लगा है। ठीक है, इस प्रकार की अभिक्रियाओं में जब अभिकारक का सांद्रण का मान 2 गुना हो जाता है तो अभिक्रिया का वेग 8 गुना हो जाता है। देखिए, अगर अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रण के घन पर निर्भर करता है और ऐसी कंडीशन में आप अभिकारक के सांद्रण का मान दुगना कर देते हैं तो अभिक्रिया का वेग 8 गुना हो जाएगा, क्योंकि 2 की पावर में अगर 3 लगा हुआ है, यानी 2⁻³ जो होती है, 2 की पावर 3 है, तो उसको आप कैसे लिखेंगे, 2 × 2 × 2, यानी 3 बार लिखेंगे आप 2 को, और 2 × 2 4 और 4 × 2 8 हो जाएगा। इसीलिए क्या कहा जा रहा है कि अगर अभिकारक की सांद्रता आप 2 गुनी कर देते हैं तो अभिक्रिया का वेग आपका 8 गुना हो जाएगा। ऐसा तृतीय कोटि की अभिक्रियाओं में होता है। इसको आप एक एग्जाम्पल से समझ लीजिए। देखिए, रिएक्शन है 2A + B = उत्पाद। कोई रिएक्शन है आपकी जिसमें A के 2 मॉलिक्यूल्स लिए गए हैं और B का एक ही मॉलिक्यूल लिया गया है, तो रेट ऑफ द रिएक्शन आप कैसे दिखाएंगे। देखिए, सिंपल, रेट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, रेट कांस्टेंट और ए की सांद्रता, हमने ए को ब्रैकेट में बंद कर दिया, ए की सांद्रता तो हमेशा बड़े ब्रैकेट से दिखाई जाती है, और पावर में कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे पावर में 2, क्योंकि यहाँ पे ए के 2 अणु हैं, और फिर इनटू
बी की सांद्रता, और बी का क्योंकि एक ही अणु है इसको हम एज सच लिखेंगे। अब यहाँ पे आप अगर काउंट करेंगे तो क्या हो जाता है बच्चों, देखिए 2 इसकी घात में है और इसकी घात में 1 है। इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 + 1 = 3। तो अभिक्रिया की कोटि यहाँ पर कितनी होगी, 3 होगी। घात में जो भी लिखा हुआ है उसको ऐड करके आप अभिक्रिया की कोटि के बारे में बता सकते हैं। यहीं तृतीय कोटि की अभिक्रियाओं के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वो देख लीजिए आप। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के 2 अणु अभिक्रिया कर रहे हैं ऑक्सीजन के 1 अणु के साथ और बना रहे हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के 2 अणु। तो यहाँ पे अभिकारकों की तरफ हम अगर देखेंगे तो रेट कैसे लिखा जाएगा, रेट = K, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की सांद्रता और घात में 2 क्योंकि 2 अणु लिए गए हैं और ऑक्सीजन की सांद्रता। सिंपल इस तरीके से। अब यहाँ पे काउंट करिए तो 2 नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के घातांक में लिखा गया है और ऑक्सीजन के घातांक में 1 लिखा गया है, तो 2 + 1 3। अभिक्रिया की कोटि कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल भी देख लीजिए। सेकेंड एग्जाम्पल है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और क्लोरीन अभिक्रिया कर रहे हैं। तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का 2 अणु अभिक्रिया कर रहे हैं और क्लोरीन का 1 अणु। तो रेट लिखते समय हम क्या लिखेंगे, रेट = K, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की सांद्रता और घातांक में 2 और क्लोरीन की सांद्रता और घातांक में 1 रहेगा। तो अभिक्रिया की कोटि कितनी हो जाएगी, 2 और 1 3। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल थे तृतीय कोटि की अभिक्रियाओं के। तो अभिक्रिया के कोटि के अंतर्गत आपने शून्य कोटि की अभिक्रिया भी देखी है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया देखी है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया और तृतीय कोटि की अभिक्रियाओं के बारे में आपने पढ़ लिया है। ठीक है, इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपकी शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित के लिए समाकलित वेग समीकरण। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।